नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूपी में पीएम मोदी का अंतिम चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार। मिर्जापुर में बोले 5 साल में 5 पीएम की बात करने वालों से जनता नाराज। मऊ में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर निकाली भड़ास। बोले पीएम ने कुछ लोगों का 16 लाख करोड़ माफ किया लेकिन हिमाचल को आपदा में मदद न दी। आज से पंजाब दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 30 मई तक पार्टी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। इधर दिल्ली में स्वाति मालीवाल ने आप नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। बोली मिल रही धमकियां। महाराष्ट्र के नासिक में सराफा कारोबारी के घर आयकर विभाग ने मारा छापा। 26 करोड़ कैश बरामद, 90 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। नोट गिनने में लग गए 14 घंटे। नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर फिर उतरे इजरायली। वीडियो सामने आने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। निकाला विशाल जुलूस। पुलिस से हुई खूनी झड़प। पहली खबर में बात पीएम मोदी की। देश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान नजदीक है। इससे पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं आज पीएम मोदी ने यूपी में 3 जगह मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में धुआंधार रैली की और इन 3 रैलियों के जरिए 7 लोकसभा सीटों को साधने का काम किया। इस दौरान मिर्जापुर में पीएम मोदी ने कहा कि देश ने बीजेपी एनडीए के नेक इरादों और नीतियों के कारण तीसरी बार उसकी सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। वे बोले 4 जून को बड़ा मंगल होगा। साथ ही कहा कि 5 साल में 5 पीएम की बात करने वालों से जनता नाराज है। आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की मजबूत सरकार है। यूपी की योगी सरकार में अपराधी और माफिया थर थर कांप रहे हैं। वहीं मऊ में पीएम मोदी ने कहा कि सपा ने साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बना दिया। आज तो जमकर गरजे हैं पीएम मोदी यूपी में। देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी हर रीजन, क्षेत्र और उसके स्थितियों के अनुसार लोगों को समझा रहे हैं कि देखो, प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति को राज्य और देश हर तरीके की जानकारी होनी चाहिए और कोने कोने की जानकारी इनके पास इसलिए है कि ये वो प्रधानमंत्री हैं देश के जिनके पास संगठन में काम करने का अनुभव है। उसके पास जो पीएम मोदी के पास है वो है संघ में काम करने का अनुभव। इसलिए कहा जाता है कि पीएम मोदी को सिर्फ 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल, 15 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से नहीं देखना चाहिए। उनका राजनीतिक जीवन लगभग 45 साल के अनुभवों का है। कैसे मुकाबला करेंगे उस व्यक्ति से जो कि गांव गांव तक जाकर संघ के समय में ही वहां की स्थितियों को देखा है, पहचाना है। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कई साल गुजारे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक जहां भी वो जाते हैं उनको वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम कर रहे थे, संगठन प्रभारी हुआ करते थे, तो इन क्षेत्रों में आकर छोटे छोटे समस्याओं को ऊपर के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया करते थे। इसलिए जब जहां वो जाते हैं, पूर्वांचल में जाएंगे तो उनको पता है कि पूर्वांचल की स्थितियां कैसी है और इसके पिछड़ापन के पीछे सबसे बड़ी भूमिका किसकी है। इसलिए अखिलेश यादव के परिवार, मुलायम सिंह यादव इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह की कृपा से। जब इनके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ना शुरू हुआ तो अब तक एक भी सफलता नहीं मिली है। तो पीएम मोदी जो बातें कर रहे हैं, लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि सियासत, राजनीति जो अब है वो नई दिशा में चल रही है। अभी हमें इधर उधर देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि सीधे ये देखना है कि देश जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में हमें आगे बढ़ाने वाला नेता कौन है और कौन इसे खींच कर फिर से पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है। जी, तो एक तरफ यूपी में पीएम मोदी दौरे पर है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश दौरे पर। राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के नाहन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी समेत बिजनेसमैन अडानी और अंबानी पर भी जुबानी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जब कोरोना आया तो मोदी कहते थे कि थाली बचाओ,
फिर लाइट बंद करो। प्रधानमंत्री का काम अस्पताल चलाने का है, वेंटिलेटर देने का है, लेकिन अब कहते हैं कि थाली बजाओ। सारा काम अडानी और अंबानी का करते हैं, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, आंगनबाड़ी में मिलने वाली राशि को डबल कर देंगे, युवाओं को 30 लाख सरकारी रोजगार देंगे। क्या लग रहा है, राहुल गांधी के इस प्रलोभन का क्या असर होने वाला है? देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं हम ये भी दे देंगे, हम वो भी दे देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आंगनबाड़ी वर्कर का दुगना कर देंगे। अभी आपकी जहां जहां सरकारें हैं वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन दुगना करने के लिए किसी ने आपको रोक रखा है? या फिर जहां आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, यानी तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है, आपकी साझेदारी वाली सरकार झारखंड में भी है, इन जगहों पर आपने इतने सालों में क्या किया? अगर इन लोगों को दिया है तो फिर आप ये उम्मीद बंधा सकते हो, लोग थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने जिन राज्यों में सरकारें बनाई वहां की खबरें जब आती है तो वो तो करप्शन की आती है। तेलंगाना में खबरें आनी शुरू होती है, करप्शन की होती है। इनके नेता आपस में लड़ते हैं इस बात के लिए कि मलाईदार मंत्रालय किसके जिम्मे है और हमें कब मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने सही कहा, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देने वाले विपक्षी गठबंधन। और कांग्रेस की सरकारों को देखिए, ये जब सत्ता में आने के लिए इनको बहुमत मिलता है तो उस समय हर राज्य में मुख्यमंत्री के इतने दावेदार होते हैं कि इनको कहना पड़ता है 2.5 साल तुम लूट लो, खजाना भर लो, 2.5 साल किसी और को खजाना भरने दिया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जहां बात है, जिस तरीके से बेशर्मी की सीमा राहुल गांधी ने पार की है कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आया तो उस समय 9,000 करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की गई। आप क्या कर रहे थे? केंद्र सरकार ने तो यथासंभव जितना मदद हो सकता था राहुल गांधी के कहने के पहले ही दे दिया था। लेकिन आपने क्या किया? जब आपदा हिमाचल प्रदेश में था तो ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का एक वीडियो सामने आया था। ये हर्षोल्लास मना रहे थे, ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उसमें हिमाचल प्रदेश गए तक नहीं, पंजाब में घूमे। हिमाचल प्रदेश के उस आपदा के समय ये पार्टियां कर रहे थे। दोनों का वीडियो कई आया है नाचते गाते हुए, जिस पर कई कमेंट भी आए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि देखो कैसे समय में जब पूरा देश शोक मना रहा है, हिमाचल की आपदा से लोग मर रहे हैं और ये दोनों भाई बहन हैं जो यहां पार्टियां कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। ये समय की बात है कि मातम के समय आप ऑर्केस्ट्रा नहीं चला सकते और जब जरूरत हो ऑर्केस्ट्रा चलाने की तो उस समय मातम नहीं मना सकते। राहुल गांधी ने वही काम किया था। हिमाचल की जनता वो देख चुकी है और इन्हें माफ नहीं करने वाली है कि हमारे किसी भी समय में तुम सहयोग नहीं करते, साथ नहीं दे सकते। और जब मकान बनाने की बात आती है तो आलीशान मकान प्रियंका वाड्रा जाकर बनाएगी वहां पर। जब छुट्टियां बिताने की बात आती है तो सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ये सब हिमाचल जाएंगे टूर करने के लिए। और जब आपदा का समय आया तो ये दूसरे जगह जाकर वहां पर पार्टी कर रहे थे। ये हिमाचल की जनता भूल पाएगी? ये जवाब मांग रही है इन लोगों से कि आज आकर यहां जो बोल रहे हो, पिछले समय में आपदा के समय की खबरें को देख लो कि तुम क्या कर रहे थे और तुम्हारा पूरा परिवार कितने दिनों तक हिमाचल में आकर हम लोगों की मदद किया है। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर मतदान होने के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर है। वह 30 मई तक पार्टी के लिए यहां प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन इस बीच केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दावा किया है कि कथित तौर पर आप नेताओं और उनके वॉलंटियर्स द्वारा चलाए गए चरित्र हनन अभियान के बाद उन्हें दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां मिल रही है। अब तो स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, ये आरोप सच्चाई है। ये आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं और खासकर अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। ये ऐसे ही काम करते हैं। स्वाति मालीवाल ने इतने समय में समझा नहीं, ये इस बात के लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहराती है। उनसे बार बार पूछा जाता है कि आपने उस समय क्यों नहीं समझा था जब प्रशांत भूषण जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को वॉलेंटियर से, लोगों से
ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को कहता है, इन लोगों से मिलजुल कर धक्के मारकर भगा दिया गया था। जब योगेंद्र यादव की बेइज्जती की गई थी, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ ऐसा हो चुका है। अब ये महिला है तो इनका तो चरित्र हरण किया जाएगा, क्योंकि ये जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के ऊपर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया है। ये देखिए, विभव के मामले में अरविंद केजरीवाल कैसे चुप्पी साधे हुए हैं। अब ये कहते हैं क्या ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। भाई, कोर्ट में मामला तो एक्साइज पॉलिसी का भी चल रहा है, शराब घोटाले का चल रहा है। उस पर बोलने के लिए तो आपको कोर्ट के परमिशन की जरूरत नहीं होती। वहां से कोर्ट शर्तें रखती है, फिर भी शर्त तोड़कर आप बोलते हो। लेकिन स्वाति मालीवाल जो 2006 से आपके साथ जुड़ी हुई है, विभव से पहले स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी थी। विभव बाद में जुड़ा, क्योंकि विभव उस समय अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ये चुप्पी नहीं है बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी है, जो पीछे के रास्ते से अब ये कोशिश करेगा कि कोई भी मुद्दा ऐसा मिले जिससे स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण हो और उसे धमकी दो, परेशान करो, ऐसे टॉर्चर करो कि वो टूट जाए और फिर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए। स्वाति मालीवाल उसी पार्टी की है और वहीं से ट्रेनिंग ली है, तो केजरीवाल के सारे तौर तरीकों को वो जानती है और अब ये ऐसा फंसा है कि वो छोड़ने वाली नहीं है। अब तो सीधे मैदान में उतर गई है, केजरीवाल के वो हाल करेगी कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जी, और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम ने यहां एक सराफा कारोबारी के घर में छापा मारा। टीम के तरफ से सराफा कारोबारी के घर से 26 करोड़ रुपए की नकदी और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति जब्त की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारियों को सराफा कारोबारी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला कि उसे गिनने में ही उन्हें 14 घंटे लग गए। एक बार फिर से इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। देखिए, ये सवाल है मीडिया में खबरें छुपी हुई क्यों है, क्योंकि ये किसी पॉलिटिशियन के घर पे छापेमारी नहीं हुई। अगर एक पॉलिटिशियन के घर पे छापेमारी होती तो ये सारा का सारा विपक्ष फिर से हंगामा करना शुरू कर देता कि ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने एक कॉन्स्पिरेसी की है। ये देखना चाहिए यहाँ के लोगों को कि जो विपक्षी पार्टी के नेता बार बार आरोप लगाते हैं कि पूरे सिलेक्टिव तरीके से यहां करप्शन के खिलाफ काम किया जा रहा है, पीएम मोदी हैं जो विपक्षी पार्टी के नेताओं को दबोचे हुए हैं। लेकिन ये तो कोई नेता नहीं है, ये तो एक सराफा कारोबारी है, ये ज्वेलर्स है। तो ऐसे लोगों के करप्शन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। इसलिए पीएम मोदी ने कहा था, जब उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर आरोप है कि सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं को आप जेल भेज रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ईडी ने जितनी कार्रवाई अब तक की है उसमें से केवल 3% कार्रवाई जो है ये पॉलिटिशियन के खिलाफ है, लेकिन जो चोर है, जो करप्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई इस आधार पर तो नहीं रोकी जा सकती कि आप किसी राजनीतिक दल के नेता हो और हमारे ऊपर आप आरोप लगाओगे कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है। इन खबरों से यह पता चलता है कि जो 1,07,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया, जो 67,000 करोड़ रुपया जब्त किया, जो इनकम टैक्स ने हजारों करोड़ रुपया जब्त किया है इन दिनों में, ये सारे पैसे गरीबों के हैं और उन्हीं को लौटाया जा रहा है, देश को लौटाया जा रहा है। अब इस पर क्यों नहीं ये लोग कहता? विपक्षी पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी बोलते, केजरीवाल जैसे लोग बोलता है, ये सब बोलते कि देखो भाई, इनकम टैक्स ने एक सराहनीय काम किया है, क्योंकि वहां पर तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कार्रवाई की है, आगे इसमें ईडी की एंट्री भी होगी। तो इन खबरों को छिपाया जाता है और केवल राजनीतिक खबरें ऐसे उभारा जाता है जिससे कि ये नैरेटिव क्रिएट हो, अवधारणा बने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करप्शन में भी सेलेक्टिव तरीके अपना रही है, मोदी सेलेक्टिव हो गए हैं और सिर्फ राजनीतिक दल के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जबकि यहां पर करप्शन के खिलाफ एक जंग की शुरुआत है और पीएम मोदी ने
सारे करप्शन के लिए छूट दे रखी है एजेंसियों को, चाहे इनकम टैक्स हो या फिर ईडी हो या सीबीआई हो, सारे लोगों को छूट दे रखी है। जहां इंफॉर्मेशन मिले वहां पे छापेमारी करो, करप्शन के इस दलदल को पूरी तरह से, कीचड़ को साफ करो। और अगर डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है ये करप्ट अधिकारी है, उसकी भी सूचना दो, उसे भी हटाया जाएगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, आखिरी खबर में बात इजराइल की। गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ जंग में उतरी इजरायली सेना एक तरफ कड़ा संघर्ष कर रही है, उधर इजरायलियों की रक्षा कर पाने में नाकाम पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर आम इजरायली भड़के हुए हैं। पिछले दिनों महिला इजरायली सैनिकों के वीडियो सामने आए थे जिसमें दावा किया गया कि हमास आतंकियों ने इन महिला इजरायलियों के साथ हैवानियत की है। वीडियो सामने आने के बाद इजरायल में एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। राजधानी तेल अवीव पर हजारों की संख्या में इजरायली नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी झड़प भी हो गई। ये क्या चल रहा है इजरायल में? देखिए, इजरायल एक ऐसा देश है जिसको देखकर हिंदुस्तान के लोगों को सबक लेना चाहिए। और वहां पर अभी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा इस बात के लिए भी है कि हम क्यों नहीं हमास के आतंकियों का पूरा खात्मा कर पाए हैं। लेकिन लोग मासूम होते हैं, उनको भरमाया जाता है, बरगलाया जाता है। इजरायल ऐसा नहीं है कि वहां पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है जो राष्ट्रपति के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई एक गुट तैयार न करे। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? कितना बड़ा दबाव इजरायल के ऊपर है। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी अलग अलग जगहों पर गुट है जो कि फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहा है। फिल्म का महोत्सव हो या क्रिकेट का मैदान हो, हर जगह फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। अमेरिका में अलग अलग यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है 2 दिन पहले एक फैसला देता है, कहता है कि रफा में सीज फायर कर देना चाहिए, मतलब जहां हमास का गढ़ है उन जगहों पर तुम हमला ना करो। कितना बड़ा पॉलिटिकल और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का प्रेशर झेल रहा है ये इजरायल, फिर भी मजबूती से खड़ा है, बिल्कुल इस तरह से कि हम आतंक के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये हिंदुस्तान के लिए एक सबक है, क्योंकि ये देश जो है वो उसी परिस्थिति का है। हिंदुस्तान में भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है जो हिंदुस्तान को दबाने की कोशिश करता है, मजबूत नहीं होने देना चाहता है। अमेरिका भी उसमें से एक देश है। ये पूरा का पूरा अरब देश, मुस्लिम कंट्री, जितने 57 मुस्लिम कंट्री है, ये सारे के सारे हिंदुस्तान में भी उसी तरीके के मुद्दे उठाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, यहां भी वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर राजनीतिक पार्टियां उस दबाव का शिकार हो जाती है और फिर हम मजबूत फैसला अब तक नहीं ले पा रहे थे। 2014 के बाद परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन में हिंदुस्तान ने जितना झेला है वो देखकर लगता है कि इजरायल किस तरीके से अपने इस संकट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।